नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। कोलकाता में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के विरोध में डॉक्टरों की देशव्यापी हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ा व्यापक असर। पटना एम्स, पीएमसीएच, एनएमसीएच समेत राज्य के विभिन्न अस्पतालों में ओपीडी सेवा ठप। इलाज नहीं होने के कारण मरीज और उनके परिजन परेशान। केंद्र सरकार ने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। व्यापक जनहित में डॉक्टरों से कार्य पर लौटने की अपील की। और सुल्तानगंज अगवानी गंगा पुल का ढांचा तीसरी बार गिरा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। अब समाचार विस्तार से। कोलकाता मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के विरोध में भारतीय चिकित्सक संघ आईएमए के देशव्यापी हड़ताल के कारण राज्य के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवा गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। राज्य मेडिकल कॉलेज के जूनियर और रेजिडेंट डॉक्टरों ने कार्यस्थल पर चिकित्सकों की सुरक्षा को लेकर काम ठप कर दिया है। पटना एम्स, पीएमसीएच, एनएमसीएच और इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस आईजीआईएमएस समेत प्रमुख अस्पतालों में ओपीडी सुविधाओं के बंद होने के कारण मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई अस्पतालों में आपातकालीन सेवा पर भी असर पड़ा है। हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि चिकित्सकों की हड़ताल से जिला अस्पतालों में भी स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुई है। बेतिया के जीएमसीएच अस्पताल समेत विभिन्न अस्पतालों में आउटडोर सेवा पूरी तरह बंद रही। दरभंगा में चिकित्सकों ने जुलूस निकालकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। मधुबनी में चिकित्सकों और मेडिकल छात्र तथा छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया। मुंगेर में आईएमए से जुड़े डॉक्टरों ने बैठक कर कोलकाता के मेडिकल छात्रा से मुष्कर्म के दोषियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की है। बेगूसराय में राजकीय अयोध्या शिव कुमारी आयुर्वेद महाविद्यालय के छात्रों ने विरोध मार्च निकाला। इधर भागलपुर में भी आईएमए की हड़ताल का असर सदर अस्पताल, जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल सहित डॉक्टरों के निजी क्लिनिक पर भी दिखाई दिया। सारण में भी चिकित्सकों ने आईएमए की हड़ताल के समर्थन में ओपीडी सेवा ठप रखी। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं चालू रखी गईं। डॉक्टरों की हड़ताल से मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दूर दराज से आए मरीज इलाज के अभाव में लौट रहे हैं। तकलीफ है हमारा लड़का को, ये गला में बहुत दिक्कत है, इमरजेंसी पूरा है, न कोई उपाय नहीं, कुछ नहीं बताता है, साफे नहीं, साफे बंद है। हाँ, ऐसा ही देखिए ना कैसे नतीजा पर वहाँ पर उधर जाने भी नहीं देता है कि उधर जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल सरकार पर आरोप लगाया है कि वह उन लोगों के खिलाफ ही कार्रवाई कर रही है जो इस घटना के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए पार्टी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस सरकार ने 43 डॉक्टरों का तबादला कर दिया है जो न्याय के लिए आवाज उठा रहे थे। ये तालिबानी फतवा है पश्चिम बंगाल की सरकार का, जो मीडिया के माध्यम से ही मुझे प्राप्त हुआ है कि किस प्रकार से इस बेटी के लिए न्याय के लिए आवाज उठाने वाले 43 डॉक्टर्स को पश्चिम बंगाल की सरकार ने ट्रांसफर करने का निर्देश दे दिया है और ट्रांसफर उनकी कई दूर दराज इलाकों में भी की गई है। और मैं केवल ये नहीं कह रहा हूं, यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट एसोसिएशन ने भी ट्वीट करके कहा है, वी स्ट्रांगली कंडेम ममता बनर्जी द अनजस्ट ट्रांसफर ऑफ फैकल्टी मेंबर्स हु सपोर्टेड आवर प्रोटेस्ट। These punitive measures will not silence our demands for justice and security. We stand united and resolute in our fight. केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने भी कोलकाता में डॉक्टरों के साथ दुष्कर्म की घटना मामले में राज्य सरकार पर गैर जिम्मेदारी का आरोप लगाया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर ऐसे मामलों में भी राजनीति करने का आरोप लगाया। श्री मांझी ने इस मामले में केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की अपील की है। अब केंद्र को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है ऐसे वारदातों में, नहीं तो राज्य सरकारें फेल एक तरह से हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया है।
मंत्रालय ने व्यापक जनहित में डॉक्टरों से कार्य पर लौटने की अपील भी की है। मंत्रालय ने कहा है कि स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों पर सुझाव देने के लिए एक समिति बनाई जाएगी। नई दिल्ली में आज फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन समेत अनेक संगठनों के प्रतिनिधियों ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की। मंत्रालय ने प्रतिनिधियों की मांगों को सुना और उन्हें स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया है। भागलपुर जिले में गंगा नदी पर बन रहे सुल्तानगंज अगवानी घाट पुल का एक हिस्सा ढहकर आज गंगा नदी में समा गया। जानकारी के अनुसार सुबह पिलर संख्या 9 के ऊपर का ढांचा अचानक गिर गया। ये लगातार तीसरी बार है जब इस निर्माणाधीन पुल का ढांचा गिरा है। इसे लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि राज्य सरकार पुल निर्माण में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण नहीं रख पा रही है। उन्होंने कहा कि जब पहली बार पुल का ढांचा गिरा था तब इसे पूरी तरह तोड़कर नए सिरे से पुल निर्माण का निर्णय लिया गया था, लेकिन बिना जांच रिपोर्ट आए ध्वस्त पुल के हिस्से पर ही निर्माण कार्य फिर से शुरू कर दिया गया। उन्होंने इसे गंभीर लापरवाही बताते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इधर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि पुल ढहने की घटना गंभीर मामला है। उन्होंने कहा कि इस मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो स्ट्रक्चर गिरा था उसी स्ट्रक्चर से सटा हुआ स्ट्रक्चर गिरा है, तेज बहाव में बह गया, वो तो तेज बहाव में बहा है, उसको हटाना चाहिए। संवेदक की गैर जिम्मेदारी, लापरवाही उनका साफ झलकता है। इसको गंभीरता से हम लोग लिए हैं और ऐसे लोग पर निश्चित तौर पर विभाग कार्रवाई करेगी। विपक्ष जिम्मेवारी का निर्वहन किए रहते तो ये स्थिति, ये नौबत नहीं आती। वहीं जदयू के वरिष्ठ नेता और राज्य सरकार में मंत्री अशोक कुमार चौधरी ने कहा कि तकनीकी कारणों से इस पुल के साथ लगातार घटनाएं हो रही हैं, जिसकी जांच की जानी चाहिए। ये कहीं न कहीं टेक्निकल इश्यूज है और इसको हमको लगता है जांचना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा ब्लंडर बार बार एक ही पुल के पर हो रहा है। इसका मतलब कि जो टेक्नोलॉजी से ये बनाया जा रहा है या जिस स्पेसिफिकेशन से ये बनाने का जिस कंसल्टेंट ने या जिस टेक्नोलॉजी के जो इंजीनियर्स ने, जिस एक्सपर्ट्स ने बनाया है, उसमें कहीं न कहीं त्रुटि। और एक महत्वपूर्ण सूचना, आकाशवाणी समाचार से प्रसारित होने वाले प्रति घंटा समाचार बुलेटिनों के प्रसारण क्रम को संशोधित किया गया है। यह संशोधन 18 अगस्त को मध्य रात्रि 12 बजे से प्रभावी होगा। इस बदलाव के बाद 5 मिनट के हिंदी के सभी समाचार बुलेटिन का प्रसारण पहले होगा। उसके बाद 5 मिनट के अंग्रेजी समाचार बुलेटिन प्रसारित किए जाएंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। प्रदेश के विभिन्न भागों में पिछले 2 दिनों के दौरान कम बारिश के कारण विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी की प्रवृत्ति देखी जा रही है। वहीं बाढ़ प्रभावित इलाकों में भी हालात बेहतर हुए हैं। हमारे खगड़िया संवाददाता ने बताया कि जिले के परबत्ता और गोगरी प्रखंड के कई गांवों में बाढ़ से जनजीवन प्रभावित है। हालांकि तटबंध पूरी तरह सुरक्षित हैं। एक रिपोर्ट। जिले के परबत्ता और गोगरी प्रखंड के कई तटवर्ती इलाके गंगा के जलस्तर में हुई वृद्धि के बाद बाढ़ से प्रभावित हैं। परबत्ता के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने पिछले दिनों बाढ़ प्रभावित तेमथा, कराड़ी, जोरावरपुर, रामपुर, गोगरी पंचायत के कई बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। इधर खगड़िया सदर प्रखंड के रहीमपुर मध्य पंचायत के कई इलाके गंगा और गंडक में आई बाढ़ से प्रभावित हैं। एक बड़ी आबादी पानी से घिरी हुई है। मवेशियों के लिए चारा का इंतजाम भी मुश्किल से हो रहा है। हालांकि नदियों के जलस्तर में वृद्धि का सिलसिला फिलहाल थमा हुआ है। तटबंध भी सुरक्षित हैं। बाढ़ नियंत्रण विभाग के अभियंता और संबंधित प्रखंड के अधिकारी चौकसी बरत रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए खगड़िया से प्रभात सुमन। इधर मुंगेर जिले में गंगा नदी के जलस्तर में कमी दर्ज की गई है, जिससे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हालात सुधर रहे हैं। और ब्यौरा के साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता। जिले में पिछले 3 दिनों से गंगा के जलस्तर में कमी देखी जा रही है। हालांकि गंगा नदी का जलस्तर अगले 1-2 दिनों में चेतावनी स्तर 38.33 मीटर के करीब पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। सदर प्रखंड की गंगा पार 3 पंचायतें जाफरनगर, कुतलुकपुर और टीकारामपुर अभी भी बाढ़ के पानी से घिरा हुआ है। इन पंचायतों में आंगनबाड़ी केंद्र व स्कूल बाढ़ के पानी में डूब जाने के कारण अध्ययन अध्यापन बाधित है। प्रभावित इलाकों में प्रशासन की ओर से नाव की व्यवस्था की गई है।
जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह ने बताया कि गंगा के जलस्तर में लगातार कमी हो रही है। जिन इलाकों में बाढ़ का पानी निकल रहा है उन इलाकों में महामारी न फैले, इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंगेर से प्रशांत कुमार सिंह। वहीं सहरसा जिले में भी बाढ़ के हालात में सुधार है। हालांकि कोसी नदी का जलस्तर बढ़ा है, जिससे लोगों को हालात बिगड़ने की आशंका फिर सता रही है। एक रिपोर्ट। कोसी नदी में जल स्तर बढ़ा है, जिस कारण जिले के विभिन्न पंचायत में बाढ़ के पानी जमा होने से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। डरहाड़ पंचायत के बरहरा गांव में बिजली के पोल तक नदी का पानी पहुंच चुका है, जिस कारण बिजली के गुल होने का खतरा मंडरा रहा है। बाढ़ का पानी फैलने से सलखुआ प्रखंड के दियारावासी को आवाजाही में परेशानी हो रही है। प्रशासन की तरफ से राहत कार्य जारी है। आकाशवाणी समाचार के लिए सहरसा से आरती कुमारी। राज्य के दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व भागों में बंगाल की खाड़ी के करीब वाले भागों में चक्रवाती परिसंचरण की स्थितियां तैयार हो रही हैं, जिसके प्रभाव से अगले 48 घंटों के दौरान इन क्षेत्रों में कई स्थानों पर बारिश की संभावना है। वहीं पश्चिम चंपारण, गोपालगंज और सीवान समेत राज्य के उत्तर पश्चिम भागों में अनेक स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर मध्य और पश्चिमी भागों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन और वज्रपात की आशंका है। बेगूसराय जिले के बखरी थाना क्षेत्र अंतर्गत शकरपुरा में अपराधियों ने एक सीएसपी संचालक से 2,59,000 रुपए लूट लिए। जानकारी के अनुसार लूट की घटना को मोटरसाइकिल सवार 3 अपराधियों ने अंजाम दिया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 18 अगस्त से शुरू हो रहे 41वें नेशनल जूनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप में बेगूसराय के 3 बालिका समेत 6 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। पूर्व आईएएस अधिकारी गोरखनाथ कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने पटना में पार्टी कार्यालय में आयोजित समारोह में उन्हें पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। भागलपुर में अंग संस्कृति से जुड़े बिहुला विषहरी पूजा का आज पूरे श्रद्धा और उल्लास के साथ आयोजन किया जा रहा है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोलकाता में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के विरोध में डॉक्टरों की देशव्यापी हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यापक असर पड़ा। पटना एम्स, पीएमसी